नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है जी आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन। आज खास मौके पर आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं। एमेच्योर सीरीज़ का सीज़न 9 जो है वो आने वाला है। एमएमए फाइट जो कि 30 तारीख को होगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का सबसे पहले एबीपी के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देखते हैं सीज़न अब 9वां जो आने वाला है, कैसी जर्नी रही अभी तक अगर हम इसकी बात करें एमेच्योर फाइटिंग के तौर पर? जर्नी इज ऑन एंड ऑफ अप एंड डाउन हर तरीके से हमने फेस की है एंड जब हमने फर्स्ट इवेंट कराया था तो ये नहीं सोचा था कि हम 9 तक जाएंगे। सो एवरी इवेंट वी इम्प्रूव, वी बिकम बेटर एंड हमारे साथ जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, जैसे सुनील सर हमारे साथ ऑन बोर्ड आए, देन प्रिया ऑन बोर्ड आई, तो हमारा धीरे धीरे जो स्केल है वो बहुत लार्ज होता चला गया। सो जर्नी बहुत अप एंड डाउन एंड रोलर कॉस्टर थी, बट स्टिल वी मेक इट। सुनील जी आपसे मैं सवाल जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें एमएमए की तो इंडिया के अंदर ग्रोथ धीरे-धीरे काफ़ी आ रही है। फ़ैन बेस बहुत बढ़ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा अंशुल ने जिस तरीके से परफ़ॉर्म किया, हमारे साथ प्रिया है बहुत अच्छा कर रही है, यूएफसी तक परफ़ॉर्म कर रही है, पूजा है वो बहुत अच्छा कर रही हैं। कैसे देखते हैं आप एमेच्योर को अगर हम बात करें जो जितने यंग एथलीट्स आ रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं परफ़ॉर्म? अगर आप बात करें एमएमए की, एमएमए इज जस्ट स्टार्टेड इन इंडिया। अभी तो शुरुआत है। अगर आप इट इज़ अ कंट्री जहाँ पे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से आप सिर्फ 3 नाम ले पाए क्योंकि ये टॉप राइट, दीज आर द टॉप राइट, पीपल। राइट, तो अभी बहुत स्कोप है और एमेच्योर में बहुत ज़्यादा स्कोप है कि एमेच्योर से वो प्रो में जाते हैं, प्रो से देन दे बिकम अंशुल जुबली, प्रिया शर्मा, राइट, पूजा तोमर और यू कैन से अंगद विश। तो Right. हार्डली 4-5 names Right. as of now. So we want to upskill this to next level कि एक उस लेवल पे लेके जाना जहाँ पे आपके पास ना नाम लेते हुए ये 4 या 5 नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। मतलब 50 नाम होने चाहिए आपके मुंह में कि हाँ ये भी गया इस। एंड दैट इज नॉट फ्रॉम ओनली दिल्ली एनसीआर और सम बॉम्बे, इट हैज टू बी कम फ्रॉम ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। बहुत पोटेंशियल है, आप कहीं भी ले लीजिए। प्रिया हमारे साथ हैं एमएमए फाइटर। आपसे जानना चाहूँगा 2012 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। काफ़ी लंबा पीरियड आपने तय किया है, काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा होगा एज ए वुमेन अगर हम बात करें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और जिस तरीके से आपने यूएफसी तक कदम बढ़ाया है, कैसे देखते हैं आप अपनी जर्नी को अब तक? मैंने जब जर्नी स्टार्ट किया था तो ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे तक आऊँगी, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं जिस हिसाब से इंडिया में एमएमए उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था और कोई भी गाइडेंस नहीं था। तो मैंने खुद रास्ते बनाए, मतलब इधर उधर धक्के खा के कैसे कैसे जाके पहुँची। बट एक टाइम बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने एक सर्टन लेवल तक अचीव कर लिया था, मैंने स्टार्टिंग में प्रोफेशनल करियर, तब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। तब वो टाइम के बाद से उसके बाद लाइक आई बिकम मोर सीरियस। और जब मैं अपना पूरा जर्नी पीछे से देखती हूँ ना, लाइक कि मैं कहाँ से कितना स्ट्रगल करती, जो पहले टाइम पे मुझे लगता था कि बहुत बड़ा स्ट्रगल है, जो मुझे आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि इट्स नथिंग। अगर मैं वो चीज़ नहीं करती तो आज मैं यहाँ पे नहीं पहुँचती। इस गेम की अगर बात करें तो धीरे-धीरे जो इंडिया में जो यंग लोग हैं, वो इसकी तरफ से बहुत आकर्षित हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कुछ नाम भी लिए, उसके बाद भी बहुत सारे हम हर घर में भी देखते हैं तो पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्रेज़ हुआ करता था। आज हम बात करते हैं यूएफसी की, एमएमए फाइट्स की बात करते हैं, अब एमेच्योर भी आ रहा है तो यंग जो लड़के हैं या लड़कियाँ उनको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप कैसे देखते हैं कि क्या-क्या फैसिलिटीज़ जो है उनको मिल रही है और ट्रेनिंग किस तरीके से होती है? क्योंकि एक कोचेज़ का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। देखो, जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था या जब हमने प्रिया ने स्टार्ट किया था, तब हमारे पास ऐसे स्टेजेस हुआ ही नहीं करते थे। हमारे पास फेडरेशन होती थी, मार्शल आर्ट्स के अलग अलग डिसिप्लिन होते थे, जैसे कोई जूडो खेल रहा है, कोई कराटे खेल रहा है, कोई रेसलिंग की तरफ से है। तो उस वक्त पे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी ऐसी थी ही नहीं कि हम डेवलप कर पाए। बट आज जो फैसिलिटी, आज जो प्रमोशंस, आज जो स्टेजेस हम लोग एज अ प्रमोटर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यंग जनरेशन के पास इतना ज़्यादा एक्सपोजर है टू शार्पन देयर स्किल्स कि वो कभी किसी एमएमए कंपटीशन में खेल रहा है, कभी किसी में खेल रहा है, और जब वो हमारे तक आता है तो वो मतलब हम जो रॉ मटेरियल है ना उसको एकदम शार्प करके एकदम फाइन बनाते हैं, तब जाकर वो लोग यूएफसी और इस तरीके के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं। तो हमारा भी आगे तक का जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो यही है कि हमारे स्टेज से कुछ ऐसे टैलेंट निकले, ऐसा टैलेंट बने, ऐसा टैलेंट नर्चर हो जो जब वहाँ जाए तो दिल बी लाइक किलिंग मशीन, दिल बी लाइक बीटन, रेडी टू बीट एनीबॉडी। तो
आज हम नाम लें बड़े बड़े खिलाड़ियों का कि कोई खबीब के कैंप से है, कोई किसी कैंप से है, सो दे हैव देयर माइंडसेट वेरी क्लियर कि जाना है भाई, ये करके आना है, वी हैव टू बी चैम्पियन। सो ऐसा इंडियन कल्चर में आई थिंक बहुत जल्दी आने वाला है, और आई थिंक ACS विल बी दी ओनली सोर्स फॉर एवरीबॉडी कि आप भाई इधर खेलो, इधर नर्चर हो, और आप आगे UFC के लिए विल बी रेडी। So I would like to add one more thing. Right. या Mayank conversation, it's like Priya took almost more than decade to reach this level. I would like to just add one more thing in Mayank conversation. Priya took decade to reach this level क्योंकि proper guidance नहीं था, घर की तरफ से abundance था. She being a female, she has to convince lot of people. पहले तो सबसे बड़ा जो obstacle था वो उसके घर वाले थे, बिल्कुल। फिर उसकी state थी, then survival बहुत tough था. Now ACS इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको जो 10-12 साल की जर्नी है हम उसको कट शॉर्ट करके 2-3 साल में करेंगे। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर फाइटर्स कि वो जो 10 साल 15 साल 12 साल लगा के जाते हैं, जो भी फाइटर्स की एज होती है, आई नॉट नेम एनीवन, आई थिंक फाइटर शुड बी रेडी टू फाइट बिलो 25, अराउंड 24, 20, 21, तो दैट शुड बी अ गुड एज टू फाइट। मैं नहीं बोल रहा 40 इयर्स में भी UFC में भी खेलते हैं, 35 में भी खेलते हैं, 30s में भी खेलते हैं, जो 25 to 30s की जो एज है या 20-30 की एज है, उस एज में फाइटर्स के पास एक अलग जुनून होता है, एक अलग पैशन होता है, एक अलग एनर्जी होती है। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स प्रिया ने फेस करी है, we wanted to reduce those steps, that is why ACS। एंड इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, हमारे कंपटीशन में ना हमने ये भी देखा, जैसे मैंने फर्स्ट इवेंट कराया था तो बहुत सारे फाइटर्स ना हमें ये मैसेज करते थे कि सर हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, नहीं खेलने दे रहे, वो बोल रहे हैं क्या करेगा बेटा, ये है वो है। फिर स्लोली एंड वी गेट कनेक्टेड विद जियो टीवी। लास्ट इवेंट हमारा मतलब जियो टीवी में आया था, तो मतलब हम कुछ चैनल्स के साथ भी कनेक्ट हुए, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा माइलेज मिलने लगी। तो वो जब पेरेंट्स तक वो चीज़ जाती है ना कि अरे यार हमारा बच्चा टीवी पे आ रहा है ना, हमारा बच्चा इस फलाने चैनल पे आ रहा है या XYZ चैनल पे आ रहा है, तो वो पेरेंट्स भी ना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाते हैं, जो हमारे टाइम पे शायद नहीं था। आई थिंक हाँ बिकॉज मुझे बहुत साल लगे मेरे पेरेंट्स को समझाने में कि मैं जो कर रही हूँ इट्स लाइक अ गुड स्पोर्ट और इसमें भी करियर बन सकता है। अभी तो आई थिंक मेरे मॉम डैड से ज़्यादा सपोर्टिव तो कोई है ही नहीं, एंड माय डैड वॉच माय ओपोनेंट्स फाइट्स बिफोर कि ये करना करके। बट अभी आई थिंक ACS इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अपकमिंग टैलेंट्स। सी एट द एंड हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी फाइटर के अंदर कितना हंगर है, उसको कितना आगे जाना, वो कितना ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेके, वो फाइटर्स लोग को हमें शो करना पड़ेगा ताकि हम लोग उनको आगे एक लेवल पे लेके जा सकें। राइट। हाँ सुनील जी, पहली दफ़ा है जब बेल्ट लॉन्च हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जब बात करते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स की तो एक ड्रीम की तरीके होता है तमाम एथलीट्स के लिए कि हम खेलें, और एक बेल्ट हो ना तो एक होती है विनिंग मोमेंट हमारे पास क्या है। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द फाइटर्स, राइट। सो बेल्ट के पीछे की भी बहुत बड़ी स्टोरी है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा आप कहानी की बताइए इसी विषय। 6 months then when we planned ACS 9th, so earlier it was planned in April, then elections आ गए, तो ये belt was there in Dubai since March। हमने ये last year order किया था, March से वहाँ पे था, we just bring this to India, and amateur में ये पहली बार होगा कि we are giving belts to our winner, जो भी जितने भी fighters हैं। तो 4 title fights हैं, उसके लिए 4 belts हैं। So I just wanted to say fighters all the best, all is yours, and fight and get it. It's a very good motivation. Exactly. It is a motivation. Right. थोड़ा सा क्या होता है कि फाइटर के लिए ना एक ड्रीम होता है टू होल्ड दैट बेल्ट, और अभी क्या हो रहा था कि मतलब मैं मार्केट बोल रहा हूँ, बट द कम्युनिटी में क्या हो रहा था कि लोग ना दे डोंट डिलीवर अ राइट अवार्ड एंड राइट थिंग टू द MMA फाइटर्स। अब उससे फाइटर भागता है प्रो की तरफ, बहुत जल्दी होती है उसे कि मैं प्रो बन जाऊँ, बट वो प्रो का टाइटल लगते ही ना उसका ग्राफ वापस से नीचे आने लगता है, क्योंकि उसको मल्टीपल फाइट्स नहीं मिलती हैं बहुत जल्दी अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए। प्रो में ना यू हैव टू बी वेरी पेशेंस, एंड एमेच्योर को कम से कम 20 से 25 फाइट खेलना चाहिए अपने करियर में, सो दैट वो अपनी हर तरीके की अपनी स्किल को ना टेस्ट कर चुका हो प्रो में एंटर करने से पहले। तो आई थिंक बेल्ट का कॉन्सेप्ट मेरा और सुनील सर का यही था कि अगर हम कुछ ऐसा ही इंट्रोड्यूस कर दें, ऐसा ही कुछ ले आएँ जिसके लिए लोग एक्चुअली में प्रो की तरफ भाग रहे हैं, राइट, तो दे विल शार्प देयर स्किल्स मोर एंड बेटर।
कि यार मुझे टाइटल का, मेरे को वर्ल्ड का एमेच्योर टाइटल बनना है, मतलब मेरे को वर्ल्ड का एमेच्योर चैंपियन बनना है, तो आई थिंक वो और अपनी स्किल्स को ना शार्प करने लग जाएंगे. सो दैट्स व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस बेल्ट. अदरवाइज नॉर्मली बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जस्ट अ मेडल एंड यू नो सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दैट. So we are the first one in India जो amateur में belt introduce कर रहे हैं. प्रिया, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपकी जर्नी जिस तरीके से स्ट्रगल भरी रही है, रिसेंटली आपने UFC के लिए भी खेला फाइट. मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप बाहर भी ट्रैवल करती हैं, जैसे आप चाइना भी गई थी, तो जब फॉरेन एथलीट से जब मैचेस होते हैं जो हम MMA में देखते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है, जिस तरीके का ट्रेनिंग उनको मिलता है, जिस तरीके की तैयारी वो करते हैं. इंडिया में अगर हम बात करें, आप काफ़ी आगे तक आ चुकी हैं और बहुत सारे एमेच्योर आपको देख करके और आगे आएंगे, सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में है, क्योंकि आप एक मुकाम पे आपने कुछ चीज़ अचीव करी है. जैसे अंगद हैं, आप उनके साथ अगर ट्रेनिंग करते होंगे, अभी की जनरेशन में हम बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं और डिसिप्लिन भी हैं वो एथलीट्स, क्योंकि मैं भी मिला हुआ उनसे, मैंने इंटरव्यू कर रखा है. राइट. अंशुल से भी जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उनमें भी वो मतलब ईगरनेस टू विन वो नज़र आई थी. तो कैसे देखते हैं आप अपने लोगों के साथ ट्रेन करके, और जब बाहर जाते हो आप फॉरेन कंट्री में, तो क्या प्रेशर होता है या एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है? अगर मैं अपनी जर्नी की बात बोलूँ ना, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप खेला है. राइट. सो मैं एकदम से कोई बड़े प्रमोशन में नहीं घुसी. मैंने एकदम एक कहते हैं एक ऑफिस में हायरार्की रहता है, लेवल पे होता है. तो जब मैं फर्स्ट टाइम फॉरेन गई थी, मेरा फर्स्ट प्रो फाइट के बाद गई थी, क्योंकि मुझे इंटरनली था कि अगर मुझे प्रोफेशनली बाहर फाइट करना है, मुझे एक फियर देखना है कि क्या अंदर मेरा वो फियर है कि बाहर जाके कैसा ट्रेनिंग होता है. तो मैंने बाहर फाइट करने से पहले आई ट्रेन आउटसाइड इंडिया, और मैंने वो लड़कियों से ट्रेनिंग किया, और मुझे तब एक रियलाइज़ हो गया था कि नहीं, इट्स नॉट हार्ड. ये सब देखने में और किसी के सुनने में होता है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग करते हो इट्स नथिंग है. वो भी फाइटर है, हम भी फाइटर हैं, और हम लोग एक ही ड्रीम के लिए फाइट कर रहे हैं. तो वो एक कॉन्फिडेंट लेवल मेरा स्टार्टिंग में बिल्ड हो गया था. तो अभी मुझे वो सब चीज़ें फेस नहीं होती है. और रही बात जो अपकमिंग टैलेंट है इस चीज़ के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वाले टाइम पे उतने एमेच्योर इवेंट्स नहीं होते थे, तो वो मुझे एक्सपीरियंस उतना नहीं मिला. ठीक है, मैंने वही जैसे अभी मयंक ने बोला कि कोई कराटे बैकग्राउंड से होता था, कोई रेसलर बैकग्राउंड से, कोई MMA बैकग्राउंड से नहीं होता था. तो वो चीज़ें मैंने इतना अपने एमेच्योर फेस में नहीं देखा. लेकिन जब मैंने प्रो डेब्यू स्टार्ट किया, तो मैंने रश नहीं किया. मतलब जैसे लोग होते हैं ना कि रश करे, वो मैंने उस चीज़ में ना एकदम पेशेंस दिखाया. मैं तो कि मुझे थोड़ा स्लो करना है, क्योंकि लड़कियों के लिए इतनी फाइट्स इंडिया में थी नहीं उस टाइम पे, तो मैंने बाहर ही फाइट करी है. तो वो एक्सपीरियंस के बाद मुझे बहुत नॉर्मल लगने लगा. तो अब तो मेरे अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि मेरे अंदर वो फियर नहीं है कि आई एम फाइटिंग विद चाइनीज गर्ल और आई एम फाइटिंग विद ब्राजीलियंस, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे हर फाइट में मैंने, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन से भी फाइट करी है, मैंने थाई से भी फाइट करी है, ब्राजीलियन से भी फाइट करी, तो मेरे अंदर अभी वो सब डर नहीं. बट आपने अपनी फैमिली को कन्विंस कैसे किया? क्योंकि जब हम टीवी स्क्रीन पे देखते हैं ना, जो मार धाड़ और जिस तरीके से जो फाइट्स होती हैं, मतलब कोई भी मॉम डैड या फैमिली मेंबर नहीं चाहेगा कि उनका बेटा या बेटी जाकर के इस तरीके से लड़े. तो कैसे था वो, उसकी भी स्टोरी रही होगी, कैसे कन्विंस किया आप? मुझे ऐसा लगता है ना, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, बट आपको ये चीज़ एक सर्टेन एज के बाद समझ में आती है. आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि वो विलन है. तो मुझे जो चीज़ लगा कि मेरे पेरेंट्स लोग को लगा कि लाइक मैं सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए कोई चीज़ करूँ, तो आई थिंक वो लोग सिर्फ सोच रहे थे कि जॉब क्यों करें. मैं जॉब कर रही थी, तो जब मैंने जॉब छोड़ा ना, तो आई थिंक उनको थोड़ा झटका लगा कि यार इसने जॉब छोड़ दिया है. लेकिन फिर मेरे सिस्टर ने, एक्चुअली मेरे सिस्टर और ब्रदर काफ़ी सपोर्टिव रहे थे स्टार्टिंग में. उनको लग रहा था कि कुछ तो करिए, अगर बट माँ बाप को समझाना लाइक बहुत बड़ा टास्क था. लेकिन कुछ टाइम बाद जब उनको लगा कि अभी तक वही फील्ड में और वो कर रही है, कहाँ से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे पहुँच रही है, तो मेरे डैड ने धीरे धीरे खुद में से क्वेश्चन पूछने लग गए, क्या चल रहा है, फाइट कैसे चल रही है, किसके साथ फाइट कर रही है. तो वो टाइम पे मैं ऑनेस्टली बोलूँ, देखो UFC इज़ अ ड्रीम, ओके, बट मेरे को लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने जो मेरे घर का बैटल था, मेरे माँ बाप को मैंने बताया कि मैं जो चीज़ कर रही थी मैं उस चीज़ में सफल हुई हूँ. मतलब मैंने जो डिसीजन लिया था, मैंने उनको लेट डाउन नहीं किया है. मतलब माई पेरेंट्स आर प्राउडर पेरेंट्स राइट नाउ, कि मैंने वो जो चीज़ सोची मैंने वो करी, और मैंने उन लोगों को गलत प्रूव भी किया कि एज अ एथलीट भी आप एक करियर बना सकते हो अगर आप सीरियस हो उस चीज़ को लेकर. मयंक जी, आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप शुरू से जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो क्या चैलेंजेस आपको महसूस हुए? कि बीच में कोविड भी आया था, तो 2-2.5 साल वो बहुत टफ रहे होंगे. कैसे आपने मैनेज की चीज़ें? उसके बाद फिर पटरी पर लौटी ज़िंदगी, दोबारा से लोग आए, कंपटीशन शुरू हुए, कैसा वो टाइम था? और अब के टाइम पे क्या आपको लगता है कि अब मतलब सही चल रहा है सब? सो चैलेंजेस जो थे ना, वो मतलब मैं आपको बताता हूँ. मैं आई टेल यू के जब हमने ACS स्टार्ट करने की सोची थी ना, द बिगेस्ट चैलेंज इज द केज, MMA केज. इंडिया में वो है नहीं.
और जिनके पास है उनसे लेना बहुत टफ है। राइट। तो जब मैंने फर्स्ट इवेंट कराया तो आई गॉट सैबोटाज इन दैट एंड मेरे को जो केज भेजा गया, मैंने सोचा चल मैं कराता हूँ, एक छोटे स्केल पे कराता हूँ। जब केज भेजा गया तो वो केज पूरा नहीं था। जब हमने लगाया तो हमें इवेंट कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा वो इवेंट। तो दैट वाज अ किक टू मी। मतलब मेरे को ये था कि नहीं भाई, अपना तो होना चाहिए, और केज होगा तो अपना ही होगा, सेटअप होगा तो अपना ही होगा। देन आई प्लान टू बाय अ केज। फर्स्ट थिंग इज केज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट उस वक्त दिमाग में बैठ गया था कि लेना है। अब जब मैंने केज बाय किया, मतलब इट वाज नॉट अ छोटा सा इन्वेस्टमेंट, आई कांट से इट ऑन कैमरा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था एंड लड़ झगड़ के फैमिली से कैसे तैसे करके लोन्स लिया, ये किया वो किया, और केज बाय कर लिया। जैसे ही केज बाय किया विद इन 20 डेज कोविड आ गया। अब वो इतना बड़ा हाथी जो मैंने पाल लिया था ना, वो मतलब वो थ्रू आउट कोविड मेरे लिए एक, मतलब कहते हैं ना बैठे बैठे का आपके पास आपने जबरदस्ती का कुछ ले लिया उड़ता उड़ता, तो वो मैंने वो उड़ता उड़ता तीर ले लिया था। तो उसके बाद फैमिली प्रेशर के ले लिया है, इसको ले लेके घूम रहे हैं, कभी वेयर हाउस चेंज कर रहे हैं, कभी रेंटिंग इश्यूज़, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें फेस करी। बट व्हेन कोविड एंड्स वी स्टार्ट आवर फर्स्ट इवेंट इन अ ओपन स्पेस, एक स्टेडियम के साथ टाइप किया, थोड़े टाइम तक वहाँ तक किया। देन जर्नी वॉज वेरी टफ। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप नॉर्मली ये 2-3 बार हो चुका है, सारे मीडिया वाले प्रिया से पूछ रहे हैं, शादी के लिए बोलते थे, पेरेंट्स प्रेशर करते थे, ये वो। The stress and the pressure is not only for the women but it is equally for the men because क्योंकि जब आपके घर वाले आपसे पूछते हैं ना कि बेटा नौकरी क्यों नहीं कर रहा है, ये क्या कर क्या रहा है तू, ये मतलब भाई लड़ाई झगड़ा और ये लड़ाई वड़ाई में तेरा चल क्या रहा है, तो मतलब यू डोंट हैव एनी आंसर कि मेरा करियर क्या है इसमें, है ना। और दे वांट कि यू आर द ओनली अर्निंग बॉय इन द फैमिली, और तू फैमिली कैसे संभालेगा, ये कैसे करेगा आगे, ये है वो है। तो ये जो प्रेशर्स होते हैं ना, इट एक्चुअली मतलब आपकी ना फाइट बाहर वालों से नहीं होती, आपकी फाइट आपकी फैमिली से होती है। एंड बाहर वाले तो कोई बोल के भी चला जाएगा ना, आप सुनोगे ऐसे इग्नोर कर दोगे कि यार छोड़ यार, फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल फाइट आपकी फैमिली से होती है। सो दैट वाज द मोस्ट टफेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ ड्यूरिंग कोविड, व्हेन माई फैमिली इज एक्चुअली फाइटिंग विद मी कि यार ये तूने क्या कर लिया है। एंड उसके बाद व्हेन आई एंटर्ड इनटू द फर्स्ट इवेंट, तो अगेन जब हमने फर्स्ट इवेंट किया, कोविड था, हमने एक्सपेक्ट किया था विल गेट अ गुड पार्टिसिपेशन, बट वी हैव ओनली फ्यू फाइटर्स। तो हमने गिनती की कुछ ही फाइट्स उसमें कराई एंड अगेन दैट इज अगेन अ प्रेशर। देखा इवेंट फ्लॉप हो गया, देखा इवेंट खत्म हो गया, तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। एंड बिग शॉट्स इन द गेम, अगेन द प्रेशर फ्रॉम देम ऑल्सो, कह रहे तुम्हारे बस की नहीं है, तुम जैसे ये दिल्ली के लोग कैसे कर लोगे ये वो। So all those things I heard. We heard bad comments from fighters also. Well, being a promoter, I tell you, my job, Sunil sir's job, and whosoever in the promotion, we are the thankless. We have our audience which is thankless. So वो अगर आपने एक गलती कर दी ना, तो आपके चाचे फूफे बन जाते हैं, जिनको शादियों में दही बल्ला नहीं मिला तो ये रोने लग जाएंगे। मतलब फैक्ट बता रहा हूँ आपको, दिस इज द ट्रू थिंग, बट वी डोंट केयर अबाउट इट। वी नो आवर टारगेट, वी नो आवर जर्नी, वी हैव टू रीच दैट, वी हैव टू मेक चैंपियंस फ्रॉम इंडिया, वी हैव टू बिल्ड यू नो सच अ टैलेंट फ्रॉम इंडिया कि वो लोग जब UFC उतरे ना, तो जैसे आज प्रिया उतरी, एक प्राउड मोमेंट है, गूज़बम्स उठते हैं जब कोई इंडियन वहाँ पर जाता है तो। एंड ऐसे हमारे एक कैटेगरी, 2 कैटेगरी ने, हमारी 14 की 14 कैटेगरी में चैंपियंस होने चाहिए। जैसे आपने कहा कैटेगरीज बहुत सारी हैं और चैंपियंस आप तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे होंगे, उनमें से बहुत सारे यंग भी होंगे जो चाह रहे होंगे इस फील्ड में आना। वो किस तरीके से ACS के साथ जुड़ सकते हैं? अगर उनको अभी नॉलेज नहीं है, कैसे वो आ सकते हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं वो, मतलब फिटनेस अच्छी है, बॉडी अच्छी है, और वो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कैसे वो आ सकते हैं? यार देखो, बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है हमारा। एमेच्योर क्राइटेरिया में आपको एक सिंपल गूगल फॉर्म फिल करना है, अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, एंड यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, दैट्स इट। दूसरा, कहीं पर भी आपको लगता है आपको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, वी हैव आवर ACS परफॉर्मेंस सेंटर इन दिल्ली। ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा जिम है फादर ऑफ फिटनेस, उसके अंदर हमारा परफॉर्मेंस सेंटर है। आपको लगता है आपकी ट्रेनिंग सफाइस नहीं है, आप वहाँ आओ, अपनी ट्रेनिंग करो, हम आपको हेल्प करेंगे आगे एमेच्योर करियर को बिल्ड करने में। सुनील सर आपको हेल्प करेंगे आगे कैसे आप लोग अपना करियर एक
सही प्लेटफॉर्म। बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं पता होता कि यार मैं Right. ट्रेनिंग के साथ अपने फाइनेंशियल्स कैसे बैलेंस करूं। बहुत सारे प्लेयर्स की एक प्रॉब्लम क्योंकि है आप ये। तो जिम्स रन भी करते हैं, तो आपके साथ Exactly. एग्जांपल अगर आप दे सकें किस तरीके, क्योंकि हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता, So, स्पेशली तो even we'll चैलेंज। not give them training के साथ साथ हम उनको we will give them a करियर अपॉर्चुनिटी। करियर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग भी करें, अपने लिए मनी भी अर्न करें, एंड वी विल सपोर्ट देम फॉर इन एवरी एक्सपेक्ट, या बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट फाइटर्स। राइट। मतलब एक हिस्ट्री होनी चाहिए कि हमने फाइटर्स भेजे। वी डोंट वांट टू गेट द फेम की प्रमोशंस बहुत हो गया, ठीक है, हमारे फाइटर्स इज अवर ब्रांड। अगर हमने यहाँ से 10 फाइटर्स निकाले, दैट्स अवर एम। जो UFC जाके लड़ते हैं, जीतना हारना उनके ऊपर है, लाइक वी विल इंश्योर कि वो जीत के ही आए। वी विल ट्रेन देम लाइक दैट मैनर, but we will support them financially, mentally, or physically. Mayank is also a coach himself. Even he got a training from Mayank. राइट। Mayank ने भी बहुत सारे promotions में participate किया हुआ है. So Mayank has even international exposure. So we can support them in any ways. प्रिया, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई स्टार बनना चाहता है बहुत जल्दी। वक्त मतलब स्पेशली अगर हम जेन जी जो है, मतलब जो यंग लोग हैं जो उतर भी रहे हैं, चाहे एमेच्योर, हर एक स्पोर्ट्स की हर एक फील्ड के अंदर मैं बात कर लूँ, जनरल क्वेश्चन है आपसे एक के साथ एक और सवाल ये भी है, क्योंकि आप सीनियर एथलीट हैं, इंडिया में आप कहाँ देखते हैं इस समय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को? क्योंकि अब्रॉड में अब रिकॉग्निशन मिल रहा है इंडिया को, जिस तरीके से अंशुल ने परफॉर्म किया, आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अंगद का भी बहुत नाम आ रहा है, अब वो आगे और बेहतर कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि इंडिया का फ्यूचर कहाँ दिखता है आपको एमएमए के अंदर? प्लस जो सोशल मीडिया का क्रेज़ है, क्योंकि हर कोई बहुत जल्दी स्टार बनना चाहता है, लेकिन आप जो लोग आए हैं वो बहुत मेहनत, बहुत साल लगा के आए हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो यंग लोग हैं कि वो कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत कदम ना उठा लें? मुझे लगता है कि जैसे कि मेरा जो जर्नी रहा है, मैंने जो सबसे पहली चीज़ सीखी अपनी जर्नी से वो पेशेंस। और रही बात सोशल मीडिया वाली चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबका अपना पर्सनल चॉइस है, बट एज एन फाइटर जो मेरी तरह एथलीट है, वो लोग मुझे लगता है सोशल मीडिया में इसलिए भी होते हैं ज़्यादा, क्योंकि देखो MMA रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट नहीं है अभी इंडिया में, so they just use social media to tell like sponsor or people what they do, so it's not like कि ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हैं ऐसे करके। और रही बात इस चीज़ की कि जल्दी फेम चाहिए, चाहे देखो ऐसे लोग भी हैं, मैं उनके लिए तो कुछ नहीं बोलना चाहती, वो उनकी चॉइस है, बट एज अ फाइटर अगर मैं ये बोलूँ कि MMA अभी भी काफ़ी पीछे है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है। अगर मैं जैसे कि जो आजकल फॉलोअर्स का चला हुआ है कि इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, मुझे लगता है कि एथलीट्स लोगों के सबसे कम फॉलोअर्स होते हैं एज कम्पेयर टू आजकल इन्फ्लुएंसर्स चल पड़े हैं। राइट। और अगर आपको एज एन MMA में करियर बनाना है, मुझे ऐसा लगता है कि गो विद द फ्लो, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पर सीरियसली काम करो और गिव अप मत करो। ऐसा मत सोचो कि ये टाइम पे अगर मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं मिला है तो आगे भी नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हार्डवर्क करते रहोगे तो आपको कभी ना कभी वो मुकाम जरूर मिलेगा। बट क्या आप एक चीज़ मानती है, क्योंकि हमारा देश क्रिकेट लविंग नेशन है, क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा आती है, लेकिन पिछले कुछ साल में, पिछले डिकेड या पिछले 5 साल में अगर मैं कहूँ तो प्रो पंजा लीग जैसी गेम इवेंट में आई है। आप कबड्डी को देख लीजिए, प्रो कबड्डी के लगभग इतने सारे सीजन्स हो चुके हैं। MMA हम UFC की बात कर रहे हैं, MMA में बहुत अब अमेच्योर ही हम देख रहे हैं, ये भी आया जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो अदर स्पोर्ट्स में भी अब बच्चों का इंटरेस्ट बन रहा है। ऐसा नहीं कि हर किसी को क्रिकेटर ही बनना है, अब अदर स्पोर्ट्स में भी आ रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कॉम्बैट जो स्पोर्ट्स है ना, राइट, आई एम टेलिंग यू नॉट नाउ, बट मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट्स गोना बी बिग थिंग इन इंडिया, बिकॉज इंडियन मार्केट अभी इस टाइम पे बहुत बड़ी है। मैं बाहर ट्रेनिंग कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत सारे प्रमोटर्स लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स अगर उनसे बात करती हूँ, एवरीबॉडी वांट्स टू कम टू इंडिया जस्ट टू प्रमोट MMA, क्योंकि इंडियन मार्केट सच में बहुत बड़ी है। मैं ये नहीं कह रही कि क्रिकेट पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो तो कभी नहीं हो सकता, बट कॉम्बैट स्पोर्ट डेफिनेटली ऊपर आना है। लास्टली 30 तारीख को बड़ा इवेंट है, उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं व्यूअर्स को कि किस तरीके से होने वाला है। सो 30 तारीख को जो हमारा एक्चुअल इवेंट है वो 27 को शुरू है जी। 27 से लेके 29 तक वी हैव आवर एमेच्योर एलिमिनेशन राउंड्स, जो कि मतलब जिसमें हम चूज करेंगे कि हु कैन बी द नेक्स्ट मेन कार्ड एंड टाइटल फाइटर्स। एंड 30th को जो हमारा मेन इवेंट है ना, वो सिलेक्टेड बेस्ट फाइटर्स जो इंडिया के हैं एमेच्योर्स, उनके बीच में है। एंड अलॉन्ग विद दैट क्लोजिंग सेरेमनी होगी पैराडॉक्स के साथ, एंड पैराडॉक्स का कॉन्सर्ट होगा। सो आई थिंक जो भी ब्लड्स पसंद करता है, स्वेट पसंद करता है, या
कॉम्बैट पसंद करता है, दे कैन कम, दे कैन वॉच द पैराडॉक्स फाइट्स। का आपने जिक्र किया तो हाँ। ये म्यूजिक से स्पोर्ट्स का जो मिलन हम देख रहे हैं, इसके पीछे की कोई कहानी है क्या? मतलब कहानी सिंपल है यार, हम लोग भी जब फाइट करने जाते थे तो हमें बूस्ट करने के लिए विल पुट आवर ईयरफोन्स ऑन, लीड Right. लगा के हम लोग बैठे रहते थे ताकि किसी और फाइटर की बै 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 नहीं सुननी पड़े और हम लोग फोकस रहते थे। तो म्यूजिक इज़ वन ऑफ द सोर्स फॉर एवरी फाइटर। आई थिंक जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं वी नीड म्यूजिक, और कुछ रेज म्यूजिक, कुछ रैपर्स, मतलब मेरे टाइम पे मुझे याद है आई यूज टू लिसन बोहेमिया पाजी, एंड बोहेमिया के सॉन्ग्स ऐसे होते थे कि थोड़ा सा पंप अप करते थे कि हाँ काली दिनाली है, वो बैठे हुए हैं तो हम लोग ना वो मतलब बैठे बैठे हमारा चलता रहता था, वार्म अप चलता रहता था। तो दैट वाज आवर टाइम। और मुझे लगता है कि म्यूज़िक और फाइट का तो कॉम्बिनेशन यार सुपर्ब है, मतलब इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज एवरी फाइटर यूज टू हेयर म्यूजिक एंड टू पम्प देम, टू यू नो एनकरेज देम। इससे बेटर तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं आए। And lastly, it will give you a relaxation after the fight. Yeah. 14 दिन 4 दिन की लंबी fights, उसके हाँ, बाद वो winners हमारे and all. Oh, not for us, even for fighters also. लास्टली प्रिया, कोई मैसेज आप स्पेशल देना चाहें यंगस्टर्स को जो इस फील्ड में उतर रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, कई बार हर दिन एक जैसा नहीं होता, नेगेटिव थॉट्स भी आती है माइंड में, गिव अप करने का भी मन करता है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? See, I always believe if you really want to achieve something, you have to step out from your comfort zone and just go for it. Reason being, अगर आज आपका दिन अच्छा नहीं है ना, तो जरूरी नहीं है कि अगले दिन भी वैसा रहोगे। कहते हैं नया दिन नया टाइम होता है आपको, और आपको ना हर एक दिन में कुछ ना कुछ नया करने के लिए मौका देता है भगवान। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिव अप वाला जो पैटर्न है ना एक एथलीट की लाइफ में, वो तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको सच में लाइक really if you really want something badly, you have to just go for it and just show your patience. आज नहीं कल नहीं बट होगा, ये मैं बोल रही हूँ कि ये मैंने खुद फील किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो 30 तारीख को जी बड़ा इवेंट है और आपको तमाम फाइटर्स UFC की जो MMA में फाइट्स है उसमें देखने को मिलेंगे IGI स्टेडियम में। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।